Hello and welcome to economy classes. Dear students, our today's topic is factors determining elasticity of demand. Or in other words, we say that what are the factors that influence the supply? That influence the factors determining elasticity of supply. कौन से factors हैं जो influence करते हैं supply पे? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो असर करते हैं सप्लाई पे, आइदर सप्लाई इंक्रीज हो या सप्लाई डिक्रीज हो, वो कौन से फैक्टर्स हैं? वही फैक्टर्स हम आज पढ़ने जा रहे हैं। हम ये देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड्स ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, इट डिपेंड्स ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी विच इज supplied by the producers, which is supplied by the firms or supplied by the industry। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो असर करते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं किस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स हमने यहाँ पर लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वन ऑफ द मेन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, that influences the supply of a commodity in the market। ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, आपको ये मान के चलना है कि अगर जब हम एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर उसका ये जो कॉस्ट है इंक्रीज हो जाएगा, फर्म वाले या प्रोड्यूसर हम कहेंगे या इंडस्ट्री वाले कहेंगे, वो उस वक्त सप्लाई ज्यादा नहीं करेंगे। इवन इफ द प्राइस राइजेस, सप्लाई ज्यादा नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट इज कंसर्न। हम यहां पर एक एग्जांपल लेंगे। हमने कोई चीज प्रोड्यूस किया है 10 रुपया में, हमको अब एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करना है। हमने ये जो एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस किया है, एक एडिशनल यूनिट हमने इंक्रीज किया है प्रोडक्शन में, तो ये जो उसका कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइस, वीट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, वट एवर इट इज, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एक प्रोडक्ट, उसका कॉस्ट लग रहा था 10 रुपीज। जब हम एक और एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा 10 रुपये से 11 रुपीज तक। उस कॉस्ट इंक्रीज होने से प्राइस में इंक्रीज आएगा। कॉस्ट इंक्रीज होने से प्राइस में इंक्रीज आएगा, लेकिन सप्लाई में इंक्रीज नहीं आएगा। हम लॉ ऑफ सप्लाई में क्या देखते हैं? लॉ ऑफ सप्लाई में हम यही देखते हैं कि जब प्राइस इंक्रीज होता है, सप्लाई भी इंक्रीज होती है। जब प्राइस डिक्रीज होता है, सप्लाई भी डिक्रीज होती है। लेकिन यहां पर ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से प्राइस इंक्रीज होता है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से इन्फ्लुएंस पड़ेगा किसका? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब हम एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका कॉस्ट, उसका प्राइस बढ़ेगा। लेकिन ये जो इन्फ्लुएंस किसका होगा? इन्फ्लुएंस होगा उस वक्त ये जो कॉस्ट का, उस वक्त हम ये जो सप्लाई ज्यादा नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट मोटिव इज कंसर्न। हम उस वक्त ज्यादा सप्लाई करते हैं जब प्राइस इंक्रीज होता है, सप्लाई ज्यादा करते हैं। लेकिन कब? जब ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम रहेगा और हमारा प्रॉफिट मोटिव बढ़ता है। लेकिन जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, वाई? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द एडिशनल यूनिट ऑफ द कॉस्ट। ये जो भी हम प्रोडक्शन, जो भी हम यूनिट, जो भी हम कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका कॉस्ट अगर इंक्रीज हो जाएगा, कॉस्ट इंक्रीज होने से प्रोडक्शन का ये जो कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, उस वक्त ये जो सप्लाई में इंक्रीज नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज प्राइस इंक्रीज होता है, लेकिन कॉस्ट की वजह से कॉस्ट इंक्रीज होता है। अगर प्रोडक्शन, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम रहेगा, प्राइस फिर इंक्रीज हो जाएगा। उस वक्त हम ये जो फर्म वाले ये जो सप्लाई करेंगे मार्केट के लिए बहुत सारी प्रोडक्ट्स। ओके, हाँ, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये इन्फ्लुएंस करता है किस पर? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे। हाँ, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्राइस सेम रहेगा, उस वक्त ये जो सप्लाई में इंक्रीज आएगा। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो उस वक्त सप्लाई में इंक्रीज नहीं आएगा। इवन दो अगर प्राइस में इंक्रीज भी आएगा, प्राइस में इंक्रीज आएगा, क्यों? कॉस्ट में इंक्रीज होता है, उस वक्त हम सप्लाई ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे प्रॉफिट में इंक्रीज नहीं होता है। सेकंड वन, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस
that influence our elasticity of supply. Okay. Second one is change in future prices. Another most important factor. जो भी प्रोड्यूसर होता है, फर्म होती है या इंडस्ट्री होती है, उसको कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं फ्यूचर टाइम के बारे में। उसको अगर एक्सपेक्टेशन होगा कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, अगर फर्म वाले को, प्रोड्यूसर को, इंडस्ट्री को एक्सपेक्ट होगा कि 2 महीने 3 महीने के बाद ये जो प्राइसेस में इंक्रीज आएगा, तब वो क्या करते हैं, तब वो ये जो प्रेजेंट सप्लाई होती है कम करते हैं। प्रेजेंट में सप्लाई कम करते हैं क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन होता है जब 3 महीने 4 महीने हो जाएंगे उसके बाद प्राइस में इंक्रीज आएगा, उनके पास एक्सपेक्टेशन होता है प्राइस इंक्रीज होने की, इसलिए वो प्रेजेंट में सप्लाई कम कर रहे हैं। ये जो स्टॉक रखते हैं किसके लिए, फ्यूचर में, क्योंकि उनको एक्सपेक्ट होता है फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और वो उसी वक्त बेचेंगे मार्केट में, सप्लाई ज्यादा करेंगे मार्केट में। हाँ, ये तो एक सिचुएशन है। हाँ, ये भी होता है अगर प्रोड्यूसर को ये एक्सपेक्ट होगा कि फ्यूचर में 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद प्राइस में डिक्लाइन आएगा, प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो प्रेजेंट में ही ज्यादा सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, जल्द अज जल्द बेचते हैं वो प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनको पता होता है अगर ये जो 3 महीने के बाद प्राइस में डिक्लाइन आएगा उस वक्त हमारा प्रॉफिट मोटिव कम हो जाएगा, तो वो उस वक्त सप्लाई के लिए राजी नहीं होते हैं। फिर इसलिए वो प्रेजेंट में अगर उनके पास फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होगा कि प्राइस में डिक्रीज आएगा, तब वो इसी वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में ही ज्यादा सप्लाई करेंगे। अगर उनके पास ये एक्सपेक्टेशन होगा कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तब वो प्रेजेंट में स्टॉक रखते हैं, डंप रखते हैं इस माल को, और आफ्टर दैट फ्यूचर में बेचने के लिए वो तैयार होते हैं। क्यों? चेंज इन फ्यूचर प्राइसेस, उनके पास एक्सपेक्टेशन होता है। इस एक्सपेक्टेशन में हमने 2 चीज देखी। अगर उनके पास एक्सपेक्टेशन होगा फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तब ये जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है, सप्लाई इन इलास्टिक बनती है। क्यों? वो सप्लाई ज्यादा नहीं करते हैं। क्यों सप्लाई ज्यादा नहीं करते हैं? क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन होता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, हम उसी वक्त सप्लाई करेंगे। हाँ, अगर उनके पास ये जो एक्सपेक्टेशन होगा फ्यूचर में प्राइस डिक्लाइन हो जाएगा, तब प्रेजेंट में सप्लाई इलास्टिक बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है, वो प्रेजेंट में ही ये जो क्या करते हैं, प्रेजेंट में ही ये जो विलिंग होते हैं ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करना, क्योंकि उनके पास जो एक्सपेक्टेशन होता है फ्यूचर में प्राइस डिक्लाइन हो जाएगा। ओके, ये भी असर करता है किस पर, सप्लाई पे। थर्ड वन इज नेचर ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी के ये जो नेचर होता है वो भी डिफरेंट होता है। 2 टाइप के ये जो होते हैं, एक होता है परशेबल कमोडिटी, और सेकंड वन होता है ड्यूरेबल। नेचर ऑफ द कमोडिटी में हमने पढ़ा है परशेबल कमोडिटी और ड्यूरेबल कमोडिटी। ये जो नेचर कमोडिटी होता है वो भी असर करता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे। इधर सप्लाई इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक, सप्लाई ज्यादा होगी या कम होगी। इसमें हम 2 पढ़ते हैं, 2 ये जो कमोडिटीज पढ़ते हैं। एक तो होता है परशेबल कमोडिटी, दूसरा होता है ड्यूरेबल कमोडिटी। परशेबल कमोडिटी हम उन कमोडिटी को कहते हैं, हम मान लेंगे वेजिटेबल्स हैं, बटर हैं, एग्स हैं, इनको हम कहेंगे परशेबल कमोडिटी। क्यों? हम इनको स्टॉक नहीं कर सकते हैं, हम उनको ये जो सेव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाते हैं। ये जो परशेबल कमोडिटी होते हैं, परशेबल कमोडिटी में वो कमोडिटी आएंगे जो एक्सपायर होते हैं। अगर हम वेजिटेबल रखेंगे 10 दिन 15 दिन, ये महीनों की तो बात ही नहीं, सालों की तो बात ही नहीं, वो ये जो सब्जी होती है, ये जो वेजिटेबल्स होते हैं वो एक्सपायर होते हैं, तब हम उनको ये जो स्टॉक नहीं कर सकते हैं। या बटर होगा उसको भी नहीं कर सकते हैं, या हम ये कहेंगे ये जो एग्स होते हैं, ये जो मुर्गी एग देती हैं, अगर हम उनको भी हम स्टॉक करना चाहते हैं वो भी स्टॉक नहीं कर सकते हैं, और उनका असर भी होता है किस पर, ये जो नेचर ऑफ द कमोडिटी पे। एक होता है परशेबल कमोडिटी जो एक्सपायर्स होते हैं, और दूसरा होता है ड्यूरेबल कमोडिटी जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, जिनका टाइम पीरियड लॉन्ग टाइम होता है। ओके, लॉन्ग टाइम पीरियड। लॉन्ग टाइम पीरियड किसका होता है? ड्यूरेबल कमोडिटी का। परशेबल कमोडिटी शॉर्ट पीरियड।
शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम किसका होता है? परशेबल कमोडिटी का। यह भी असर करता है। अगर हमको पता होता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा किसका? वेजिटेबल्स का, एग्स का, मिल्क का, तब भी हम इसको स्टॉक नहीं कर सकते हैं। हमको इसी वक्त ये बेचना है। जो प्रेजेंट सिचुएशन में जितनी अवेलेबिलिटी है होगी कम ये परशेबल कमोडिटी का, ये प्रेजेंट में ही बेचनी है। क्यों? इसको सेव नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सपायर्स होते हैं। लेकिन ये जो ड्यूरेबल कमोडिटी होती हैं, अगर हमको एक्सपेक्ट होगा फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, हम इनको सेव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कंसर्न। ओके, एंड दिस इज इट। ओके, फोर्थ वन इज टाइम एलिमेंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? टाइम एलिमेंट। टाइम एलिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह मैंने आपको यहां पर परशेबल कमोडिटी और ड्यूरेबल कमोडिटी की बात की, इसी तरह टाइम एलिमेंट होता है। क्यों? अगर हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा होगा तो उस वक्त हमारे पास ये जो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत ज्यादा ये जो सप्लाई कर सकते हैं कमोडिटी अगर चाहेंगे तो। लेकिन अगर टाइम पीरियड कम होगा तो हमको टाइम पीरियड के मुताबिक भी चलना होता है, तो उस वक्त हम उतना ज्यादा कमोडिटी को सप्लाई नहीं कर सकते हैं, उतना ज्यादा कमोडिटी को जो बेच नहीं सकते हैं मार्केट में बिकॉज ऑफ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। टाइम अगर लॉन्ग पीरियड होगा, लॉन्ग टाइम एंड शॉर्ट टाइम। ओके, लॉन्ग टाइम होगा तो सप्लाई ज्यादा कर सकते हैं। ये जो शॉर्ट पीरियड होगा तो सप्लाई में उतने ज्यादा चेंजेस नहीं ला सकते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस फैक्टर इज डिटरमाइनिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, अगर आपको ये समझ में आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने यहां पर आज का पढ़ा है, हमने फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इलास्टिसिटी ऑफ द फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट की वजह से अगर प्राइस में इंक्रीज हो जाएगा, सप्लाई में इंक्रीज नहीं आएगा। चेंज इन फ्यूचर प्राइसेस, जो भी हमारे पास एक्सपेक्टेशन होगा फ्यूचर प्राइस के बारे में, अगर हमको एक्सपेक्टेशन होता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तब हम प्रेजेंट में सप्लाई कम करते हैं। अगर एक्सपेक्टेशन होगा फ्यूचर में प्राइस डिक्लाइन हो जाएगा, तब प्रेजेंट में ही ज्यादा सप्लाई करते हैं, इलास्टिक सप्लाई बनाते हैं। ओके, नेचर ऑफ द कमोडिटी, आइदर कमोडिटी इज परशेबल और ड्यूरेबल, उसके अकॉर्डिंग भी हम ये जो सप्लाई में चेंजेस ला सकते हैं। और टाइम एलिमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो अकॉर्डिंगली हम चेंजेस कर सकते हैं सप्लाई में, शॉर्ट होगा तो उसी तरह कर सकते हैं। ओके।